डॉक्टर साहब, मैं कब दुनिया देख सकूंगा? विप्रांश ने कहा। बहुत जल्द, दिलासा देते हुए डॉक्टर शिव ने कहा। 2 दिन बाद। विप्रांश, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन कल होगा। वाह, ईश्वर ने मेरी सुन ली। विप्रांश बहुत खुश था। रेखा, तुमने सुना? मैं देख सकूंगा। विप्रांश खुशी से चीखा। हाँ विप्रांश, मैंने सुना। रेखा, जो कि विप्रांश की पत्नी थी। विप्रांश का ऑपरेशन डॉक्टर शिव और उसकी टीम ने अगले दिन कर दिया। 5 दिनों बाद जब आंख की पट्टी खुली, उसका ऑपरेशन सफल रहा। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो विप्रांश खुशी खुशी घर पहुंचा। आज फिर से उसकी दुनिया रोशन हो गई थी। एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों की रोशनी आने के बाद उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अलग ही अनुभव होने लगे। उसे अपनी आंखों के सामने एक बड़ा सा घर दिखता, साथ में एक व्यक्ति और एक 6-7 साल की छोटी बच्ची। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब वो रात में सोता तो ये दृश्य करीब करीब दिखाई पड़ता। आंख खुलते ही सब गायब हो जाता। विप्रांश परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है उसके साथ। आखिर उसने रेखा को यह बात बताई, लेकिन रेखा ने इसे मजाक की तरह लिया। विप्रांश ने आखिरकार हॉस्पिटल जाकर पता लगाने का निश्चय किया कि आखिरकार उसकी आंखों का डोनर था कौन। पता लगा कि एक 6-7 साल की बच्ची की कॉर्निया विप्रांश को लगाई गई थी। ज्यादा पूछने पर पता चला कि उस बच्ची की हत्या हुई थी। सब कुछ जानने के बाद विप्रांश को डॉक्टरों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। अब उसे अनचाहे सपने दिखने बंद हो गए। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ रहा था। विप्रांश सिविल इंजीनियर था। एक दिन उसके ऑफिस में शहर का मशहूर बिल्डर राणा आया। राणा ने अपना परिचय दिया। विप्रांश से अपने नए प्रोजेक्ट की ड्राइंग पास कराना था उसे। पता नहीं उसके आते ही विप्रांश की आंखों में जैसे खून उतर गया। वह उत्तेजित हो गया। उसने तेज आवाज में पूछा, यहाँ क्यों आए हो और कितनों को मारोगे? विप्रांश की आवाज सुन ऑफिस के सभी स्टाफ और उसके अधीनस्थ दौड़े दौड़े आए। राणा हतप्रभ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विप्रांश से पहली बार मिल रहा है। आखिर विप्रांश उससे इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है? सभी ने विप्रांश को शांत कराया। उसका सर फटा जा रहा था। उसने आधे दिन की छुट्टी ली और घर की ओर चल पड़ा। कार तो वो चला ही रहा था, लेकिन उसका नियंत्रण जैसे कोई और ही कर रहा हो। वह एक बहुत बड़े फार्म हाउस की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, जहां जेसीबी मशीनें चल रही थी, जो खेतों के साथ साथ मिट्टी की खुदाई कर रही थी। बाहर बोर्ड लगा था, राणा बिल्डर। पास में ही एक सुंदर घर था, जिसे वो बंद आंखों से अक्सर देखा करता था। कार रुक गई। वह उतरा और अनायास ही यंत्रवश घर की तरफ बढ़ गया। घर में ताला लगा था। उसने कार की चाबी के गुच्छे में से एक चाबी उस ताले में लगाई और ताला खुल गया। वह अंदर कमरे में दाखिल हो गया। अचानक उसे वही छोटी लड़की अपने सामने दिखाई पड़ी, जो उसे अपने पीछे आने का इशारा करते आगे चल रही थी। वह उस दीवार के पास जाकर गायब हो गई। विप्रांश वहां कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने दीवार पर बजा कर देखा तो उसे अंदर खोखला होने का आभास हुआ। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक फावड़ा दिखाई पड़ा। उसने दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पसीने से लथपथ हो गया था। डर से उसकी चीख निकल गई। दीवार अभी आधा ही तोड़ा था। अंदर एक आदमी का कंकाल दिखाई दिया। उसने दीवार तोड़ना छोड़ पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में उस थाना क्षेत्र की पुलिस आई। पुलिस सख्ते में थी। थाना अधिकारी राजेश के लिए ये बहुत बड़ी चूक थी। उन्होंने अभी 2 महीने पहले ही एक बच्ची की लाश इसी घर से बरामद की थी। आसपास इक्का दुक्का ही घर थे। किसी को उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं चला। घर की छानबीन में जो कागजात मिले, उससे घर के मालिक का नाम शेखर और बच्ची का नाम कुमुद पता चला। एक फैमिली फोटो मिली, जिसमें शेखर, कुमुद और मेघा शायद बच्चे की मां हो, उनकी तस्वीर थी। पुलिस को प्रथम दृष्टया शक शेखर पे गया कि पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। पुलिस ने जरूरी कागजात वहां से जब्त किए, जिसमें शेखर, कुमुद और मेधा की आई डोनेशन कार्ड थे।
इसलिए कुमुद की आंखों के लिए डॉक्टर को फोन कर दिया गया और उसके बाद सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही थी। 2 दिन बाद एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपना नाम एलन बताया। उसने बताया, मैं शेखर बाबू के घर काम करता हूं। साहब और बेबी को क्या हुआ साहब? लोग बता रहे थे कि बेबी की किसी ने हत्या कर दी। थानाध्यक्ष राकेश ने कहा, हाँ कुमुद की किसी ने हत्या कर दी है और शेखर गायब है। तुम क्या जानते हो इन सभी के बारे में? और वारदात की रात तुम कहाँ थे? साहब, मैं पिछले साल काम की तलाश में था तो शेखर साहब अपनी बच्ची के साथ इस घर में आए थे। उन्हें भी एक नौकर की तलाश थी। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कुछ पूछताछ के बाद मुझे नौकरी पर रख लिया। कुमुद बिटिया बहुत प्यारी थी। साहब अक्सर एकांत में होते तो गुमसुम रहते। उनका दुखी चेहरा देखकर एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि साहब मेम साहब कब आएंगी? शेखर बाबू की आंखें भर आई। मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया है। उनसे मुझे पता चला कि मेम साहब की मृत्यु हो चुकी है। साहब ने बताया था मेघा मेम साहब को और वो कनाडा में मिले थे। वो बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करके जब कनाडा गए तब मेघा मेम साहब की जूनियर थी। साहब ने बताया था कि हिंदुस्तानी होने के कारण वो मेरी ओर खिंच रही थी। उसके परिवार के लोग भारत में जाकर कई पीढ़ी से कनाडा में बस गए थे, इसलिए भारतीयों से उन्हें विशेष लगाव था। मेघा और मेरी नज़दीकी बढ़ी। आखिर परिवार की रजामंदी से हमारी शादी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक शाम मेघा के सर में भयानक दर्द हुआ। हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि उसे कैंसर था। अब वो लास्ट स्टेज में है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। करीब 6 महीने बाद वह जिंदगी की लड़ाई हार गई। हमारा तो जैसे सब कुछ लुट गया था। आखिर मैंने कनाडा छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं वहां नहीं रह सकता था। उसकी यादें मुझे तोड़ रही थी। एलन ने इतना कहने के बाद कहा, साहब बहुत अच्छे थे। उनकी यहाँ कई एकड़ जमीन थी जिस पर वे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाले थे। उनका सपना था ऑर्गेनिक खेती कर खेती को नया आयाम देना, लेकिन भू माफियाओं की नज़र बहुत दिनों से उनकी जमीन पर थी। वे इस जमीन पर फ्लैट बनाने वाले थे, लेकिन इसके लिए काफ़ी समय से धमकी दे रहा था, जिससे साहब इन दिनों बहुत परेशान रह रहे थे। क्रिसमस आने वाली थी, इसलिए मैंने साहब से 15 दिन की छुट्टी मांगी और अपने गांव चला गया। और जब लौटा तो कुमुद बिटिया की हत्या की खबर सुनी। जरूर मेरे साहब के साथ कुछ बुरा हुआ है। थाना अध्यक्ष राकेश ने कहा, उन्हें कौन धमकी दे रहा था? उनका नाम क्या है? जी नहीं साहब, एलन ने कहा, मुझे नहीं पता। और आज जब विप्रांस ने उस घर में किसी आदमी का कंकाल मिलने की बात कही तो राकेश चौंक गया था। पुलिस ने कंकाल निकलवाया। वहीं पास में एक अंगूठी बरामद हुई। विप्रांस को थाने बुलाया गया। विप्रांस ने राकेश से पूछा, आप यहाँ क्यों आए थे? विप्रांस ने जो बातें राकेश को बताया उसे सुनकर राकेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी मृतक की आंखों के कारण विप्रांस के साथ ये हो रहा था। विप्रांस ने यह भी शक जाहिर किया कि हो ना हो इसमें राणा की कोई ना कोई कनेक्शन है। राणा की जेसीबी मशीन जैसे उस घर के बने फार्म हाउस पर देखा था और वहां राणा कंस्ट्रक्शंस का बोर्ड भी लगा था। राणा के मेरे ऑफिस में आते ही मेरे शरीर में अजीब सी हरकत हो रही थी। मैं उसे देख आंख बबूला हो रहा था, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं था। करीब 15 दिन के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। कंकाल शेखर की थी। अंगूठी की पड़ताल करने गई टीम ने सारे ज्वेलर्स से पता लगाने की कोशिश की। आखिरकार उनकी मेहनत भी रंग लाई। अंगूठी के ग्राहक का पता चल गया। वह शहर का बड़ा बिल्डर राणा ही था। पूछताछ के लिए उसे थाना बुलाया गया। राणा ने अपने को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कई पैतरे अपनाए, लेकिन उसकी एक न चली। आखिर कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसकी नज़र शेखर की जमीन पर थी। वह वहां फ्लैट बनवाना चाहता था। प्यार से धमकाकर उसने शेखर को जमीन बेचने के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन शेखर किसी भी कीमत पर जमीन बेचने को तैयार नहीं हुआ। 25 दिसंबर की रात थी। चारों ओर जश्न का माहौल था। रात के 11 बजे हम शेखर के घर पहुंचे। शेखर जाग रहा था। हमने उससे दोस्ती का हाथ मिलाया और उसे खूब शराब पिलाई। ज्यादा शराब के बाद वो बेहोश होता, इससे पहले उससे रजिस्ट्री के कागज पर दस्तखत करवा लिया। इसके बाद मेरे गुर्गों ने उसे चाकू मार दिया। फिर एक अलमारी के अंदर उसे डाल उसे बाहर से सीमेंट से बंद कर दिया। इस उपक्रम में उसकी बेटी जो सो रही थी उठ गई।
जिससे हम सब डर गए। हम छोटी बच्ची को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे अगर छोड़ते तो हम नहीं बचते, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर राकेश ने कहा, लेकिन उसी बच्ची ने तुम्हें मरने के बाद भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब जेल में बैठकर फ्लैट बनाना। राणा को पर्याप्त सबूतों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोनों लाश को विप्रांस ने विधि विधान से दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद से विप्रांस के साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, ना ही कोई स्वप्न दिखाई दिया। शायद उस रूह को अपने पिता के गुनहगारों को सजा दिलवाकर मुक्ति मिल गई थी।